गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो कि 2020 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र है, जिसमें कि सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग को पता ही है कि 25 से 30% क्वेश्चन, जो 25 से 30% क्वेश्चन होता है डायरेक्ट मॉडल पेपर से उठाकर पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है। जो इंडो चाइना है दोस्तों, वह किन किन देशों से मिलकर बना है। तो आपका इंडो चाइना दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देशों शामिल हैं। यह क्षेत्र भारत और चीन के संस्कृतियों से प्रभावित है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आपका कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस चीन का महान दार्शनिक, शिक्षक और समाज सुधारक था। उसने नैतिकता अनुसार परिवर्तन, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव पर बल दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, विवान कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो विवान कांग्रेस 1814 से 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करना था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप वर्णन कीजिए। जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपका 5 नंबर प्रश्न है, कभी 3 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। पर्सा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति अपनाई और डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त कर पर्सा में जर्मन राज्यों को एकजुट किया। 1861 ईस्वी में फ्रांस के हार के बाद वर्साई के महल में विल्हेल्म प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, बोला है प्रश्न। तो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की औद्योगिक इकाइयों युद्ध सामग्री बनने में व्यस्त हो गई, जिससे भारत में आयात घट गया। परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। कपड़ा, इस्पात और अन्य औद्योगिक की मांग बढ़ी। सरकारी संरक्षण, श्रम की उपलब्धता और बढ़ती जरूरतों के कारण भारत का औद्योगिक उपलब्ध तेजी से बढ़ा, है ना। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न, 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। इसका उत्तर हो जाएगा, 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि औद्योगिकरण के कारण हुई। कपड़े मिलों की स्थापना, बंदरगाह के विकास और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काम की तलाश में बम्बई आए। रेल और परिवहन सुविधाओं के विकास ने भी जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया। अगला है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो G77 विकासशील देशों के का एक समूह है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को के आर्थिक हितों की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी सामूहिक आवाज को मजबूत करना है। G77 ब्रिटेन यूडस संस्थाओं की नीतियों के विरोध में एकजुट प्रक्रिया के रूप में उभरा, क्योंकि ये संस्थाएं विकसित देशों के हितों में प्राथमिकता देती थी, है ना। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। तीसरा हो जाएगा, साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसके कारण इसका पूरे देश में विरोध हुआ। साइमन क्या लिखा है, साइमन गो बैंक ने नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय ने नेतृत्व में लाहौर में विरोध
प्रदर्शन हुआ, जिससे पुलिस लाठीचार्ज से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने भारतीय में राष्ट्रीय चेतना को और मजबूत किया और स्वतंत्र आंदोलन का नई दिशा दी, है ना। अगला प्रश्न है आपका, सत्याग्रह के विचार क्या थे? जो सत्याग्रह थे उनके विचार क्या थे? महात्मा गांधी द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन कीजिए बोला है। इसका उत्तर हो जाएगा, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहकर अन्याय का विरोध करना। यह बल प्रयोग के बजाय नैतिक शक्ति पर आधारित आंदोलन है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को स्वतंत्र संघर्ष का प्रमुख हथियार बनाया। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल जैसे आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य किसानों और मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों का शांतिपूर्वक विरोध करना था। गांधी जी ने जनता को अन्यायपूर्वक कानून का अहिंसक तरीके से विरोध करना सिखाया। सत्याग्रह ने भारतीय जनता में एकता और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न आपका है, मुर्दा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो आपका उत्तर हो जाएगा, मुर्दा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, पुस्तकों और प्रचार के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय विचार द्वारा दूर दराज तक पहुंचे। सामाजिक सुधारक स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना व्यापार रूप से फैलाने लगी। भारतीय भाषाओं में छपने वाली पुस्तकों ने आम जनता को जागरूक किया। दलित, गांधी और अन्य नेताओं के विचारों का प्रचार हुआ। इससे लोगों में राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्र की भावना और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। मुर्दा संस्कृति ने स्वतंत्र आंदोलन को संगठित और सशक्त बनाने में मदद की थी, है ना। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलाव की चर्चा कीजिए। बोला है जो कि 19वीं सदी में सामाजिक बदलाव आया था उसका चर्चा करने बोला है प्रश्न, है ना। तो इसका उत्तर हो लगभग 100 से 125 शब्द में देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 19वीं सदी के ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण कई सामाजिक बदलाव आए। ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। मजदूर वर्ग की संख्या बढ़ी और कारखानों में लंबे समय तक काम कम मजदूर और खराब जीवन स्थितियां आम हो गई। बच्चों और महिलाओं से भी कठिन श्रम कराया जाता था। बच्चों और महिलाओं से भी बहुत ज़्यादा परिश्रम कराया जाता था। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई। थॉमस हेनरी और चांसलर डिकेंस ने अपने उपन्यासों में गरीबी, शोषण, बाल श्रम और सामाजिक असमानताओं का यथार्थ चित्रण किया। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए, है ना। यहाँ पे मानचित्र नहीं दिया गया है दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया, आप लोग इसको दर्शाइएगा मानचित्र में, जो कि क नंबर में अफ्रीका और दूसरा में बंगाल की खाड़ी। अफ्रीका है एशिया के पश्चिमी में स्थित महाद्वीप में, और बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी में स्थित महासागर का भाग है। ठीक है। अगला है प्रश्न, नीचे निम्न में से किन राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है बोला, तो वह पाई जाती है गुजरात में, है ना। अगला है, निम्न में से एक फलीदार फसल है, तो वह है दाल। अगला है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए बोला। इसका उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख मानवीय कारक हैं। पहला, श्रम की उपलब्धता, क्योंकि सस्ता और कुशल श्रम उद्योगों को आकर्षित करता है। दूसरा, पूंजी उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए धन आवश्यक होता है। तीसरा है बाजार, क्योंकि तैयार माल की बिक्री के लिए
नजदीकी बाजार उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है सड़क परिवहन के कोई 3 गुण बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सड़क परिवहन का पहला गुण इसकी लचीलापन है, क्योंकि यह घर घर सेवा प्रदान करता है। अगला दूसरा, यह कम दूरी के लिए सस्ता और सुविधाजनक साधन है। अगला है तीसरा, दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी होता है। यह व्यापार और आवागमन को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है आपका, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नलिखित को कम करने के लिए उठाए गए कोई 5 उपाय बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, कारखानों में अपशिष्ट जल को शुद्ध करने करके ही नदियों में छोड़ा जाए। दूसरा, वायु प्रदूषण रोकने के लिए फिल्टर और स्क्रब का प्रयोग किया जाए। तीसरा, पुनर्चक्रण तकनीक अपनाकर कचरे को कम किया जाए। चौथा है, उद्योग में स्वास्थ्य और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग बढ़ाया जाए। पांचों उद्योगों क्षेत्रों की आसपास वृक्षारोपण किया जाए। इन उपयोगों से पर्यावरण संतुलित बनाए रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, एक महत्वपूर्ण पेयजल का नाम बताएं तथा उनके उगने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां लिखिए बोला है। तो चाय भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसके उत्पादन के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। चाय को 20 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अच्छी जल निकास वाले अम्लीय मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त होती है। चाय के बागान पर्याप्त ढलानदार भूमि पर लगाए जाते हैं ताकि पानी जमा ना हो। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, केरल चाय उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है ना। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न आपका, पारंपरिक वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण कैसे किया जाता है बोला है ना। जो पारंपरिक वर्षा जल संग्रह है दोस्तों, वह आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण कैसे किया जाता है बोल रहा है प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आधुनिक काल में पारंपरिक वर्षा जल संग्रह पद्धतियों को नए रूप में अपनाया जा रहा है। छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों द्वारा टैंकों में संग्रहित किया जाता है। तालाब, जोहड़ और बावड़ियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। जल स्तर बढ़ने के लिए रिचार्ज पिट और चेक डैम बनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल को भूमिगत जल स्रोत में पुनः पहुंचाए जाते हैं। इन उपयोगों से जल संरक्षण, भूजल स्तर में वृद्धि और जल संकट को कम करने में सहायता मिलती है। अगला है, भारतीय कृषि पर क्या बोला है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव व टिप्पणी लिखिए बोला है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक रूप से किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिली और नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा। आधुनिक तकनीक और बीजों का प्रयोग बाढ़ वही नकारात्मक रूप से छोटे किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करता पड़ता है। कृषि लगान की बड़ी और पारंपरिक फसलें प्रभावित हुई। कुल मिलाकर वैश्वीकरण ने कृषि को बाजारोन्मुख बनाया, परंतु इससे किसानों की चुनौतियां भी बढ़ी है ना। अगला प्रश्न 13 नंबर आपका है, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर भारत का मानचित्र नहीं दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ है। तो पहला क्या है,
मिट्टी क्षेत्र और है चिल्का झील, है ना। तो काली मिट्टी क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है। चिल्का झील उड़ीसा के तट पर है ना। ख नंबर में है, दिए गए मानचित्र क, ख और ग द्वारा प्रसिद्ध स्थानों की पहचान कीजिए बोला है। इसका उत्तर हो जाएगा, यह प्रश्न मानचित्र पर आधारित है। स्थानों की पहचान दिए गए संकेतों के अनुसार की जाएगी। 14 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसका हो जाएगा, कई बार सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता का यहाँ पे भरा जाएगा सांप्रदायिकता, क्या हो जाएगा सांप्रदायिकता। 15 नंबर में है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा धर्म। धर्म और व्यक्ति, क्या हो जाएगा, भारत में का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। अगला 16 नंबर है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है। तो सामाजिक विभाजन जो होता है दोस्तों, वह किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, 2 उदाहरण दीजिए बोला है। तो सामाजिक विभाजन राजनीति को कई प्रकार से प्रभावित करता है। राजनीतिक दल सामाजिक समूह को आधार बनाकर सामर्थ्य जुटाने की कोशिश करते हैं। इससे कभी कभी सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जाति आधारित राजनीति देखी जाती है, जहां दल जातीय समूहों को साधते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, बेल्जियम का है, जहां भाषा के आधार पर राजनीतिक विभाजन हुआ, जिसे सत्ता के बंटवारे द्वारा शांति किया गया। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, उदाहरण सही समझाइए बोला है। तो इसका हो जाएगा उत्तर आपका दोस्तों, जिसे देना है 100 से 125 शब्दों में देना है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा, अधिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी की कई रूप। पहला है क्षेत्रीय सत्ता विभाजन, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता बांटी जाती है, जैसे भारत में संसद, सरकार और न्यायपालिका। दूसरा है ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। तीसरा सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आश्रय। चौथा है राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे गठबंधन सरकार। इससे लोकतंत्र मजबूत और समावेशी बनता है ना। अगला प्रश्न क्या है आपका, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए बोला है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन, संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय व्यवस्था की रक्षा करती है। राज्य को अपनी सरकार बनाने का अधिकार है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया है, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। वित्तीय और क्या है प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा भी संघीय व्यवस्था को प्रभावित बनाता है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया 18 नंबर प्रश्न में, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो आपका है दबाव समूह और राजनीतिक दल में कई अंतर हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करना उनका उद्देश्य होता है, जबकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। दबाव समूह सरकार पर अपने हितों के लिए दबाव बनाते हैं। राजनीतिक दल व्यापार जन समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि दबाव समूह किसी विशेष वर्ग या हित से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मजबूत संघ एक दबाव समूह है, जबकि कांग्रेस या भाजपा राजनीतिक दल है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। राजनीतिक दल का बोला है क्या अर्थ है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दलों की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है ना। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होती है जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वे जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। ये नीतियां बनाते हैं, सरकार
चलाते हैं और जनता की समस्याएं उठाते हैं। दल विकल्प प्रस्तुत करते हैं, है ना। अगला हो जाएगा आपका, जिस मतदान सही निर्णय ले सके। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना शासन व्यवस्था प्रभावित नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सभी नगरों को एक ही वोट का अधिकार है। इस कथन के पक्ष पर तर्क दीजिए बोला है। लोकतंत्र में सभी नगरों को समान मतदान अधिकार देना राजनीतिक समानता का प्रतीक है। इससे अमीर गरीब जाति धर्म का भेद समाप्त होता है। प्रत्येक नागरिक की राय का समान महत्व होता है। यह व्यवस्था जनता के सरकार चुनने का अधिकार देती है और शासकों को जवाबदेह बनाती है। समान मताधिकार से लोकतंत्र मजबूत होता है और नागरिकों में विश्वास बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका है, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र की जितने भी चुनौतियां है उसका वर्णन करने बोला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां में भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और धन बल का प्रभाव शामिल है। चुनावों में अपराधीकरण एक गंभीर समस्या है। अशिक्षा और गरीबी के कारण जनता कई बार अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पाती। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी भी चुनौती है। इन समस्याओं के बावजूद भारतीय लोकतंत्र निरंतर मजबूत हो रहा है ना। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। तो औसत का प्रयोग किसी समूह की समस्या स्थिति को समझने के लिए किया जाता है। यह बड़े आंकड़ों को सरल और तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, पर्यावरण में गिरावट का एक उदाहरण दीजिए जो अपने अपने आसपास देखा होगा। मेरे आसपास नदियों में कचरा और गंदा पानी छोड़ा जाना पर्यावरण गिरावट का उदाहरण है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता रहता है। अगला है 22 नंबर प्रश्न, जब मृदा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थत्व का काम करती है तो इसे क्या कहा जाता है। जब मुद्रा वस्तु और सेवाओं के विनिमय में मध्यस्थत्व का कार्य करती है तो इसमें विनिमय का माध्यम कहा जाता है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले बोला है। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उपभोक्ताओं के किन्हीं 3 अधिकारों को बताएं और प्रत्येक पर कुछ पंक्तियां लिखिए बोला है। तो आपका हो जाएगा इसका उत्तर, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को हानिकारक वस्तु से सुरक्षा का अधिकार। अगला है आपका सूचना का अधिकार, उपभोक्ता को वस्तु गुणवत्ता, मूल्य और वजन की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। अगला है शिकायत का अधिकार, उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तु या सेवा के विरोध शिकायत करने का अधिकार है। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की तृतीय क्षेत्र की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। तृतीय क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंक और संचार सेवा अर्थव्यवस्था के किसका महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षेत्र रोजगार सर्जन करता है और प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र को सहयोग प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपका है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। संगठित क्षेत्र में काम निश्चित नियमों में कानून के अनुसार होता है तथा कर्मचारियों को निश्चित वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। असंगठित क्षेत्र में नियमों की कमी होती है और मजदूर को सुरक्षा व अस्थायी रोजगार नहीं मिलता। अगला 26 नंबर प्रश्न है, उच्च जोखिम वाले परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण लगान कर्जदार तक लिए गंभीर समस्या बन सकती है। यह फसल खराब हो जाए या रोजगार छीन जाए तो ऋण चुकाकर कठिन हो
कठिन हो जाता है। इससे ब्याज बढ़ता जाता है और व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है। कई बार कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेचनी पड़ती है या महाजनों से ऊंचा बजाय ब्याज पर फिर से ऋण लेना पड़ता है ना। इससे आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। इसलिए बिना स्थिति आयन के ऋण लेना जोखिम पूर्ण होता है। 27 नंबर प्रश्न है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण पाती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन पर कई तरीकों से नियंत्रण स्थापित करती है। वे स्थायी कंपनियों के साथ साझेदारी करती है या उन्हें खरीद लेती है। सस्ते श्रमों और कच्चे माल का उपयोग करना उत्पादन लागत कम करती है। आधुनिक तकनीक और पूंजी के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती हैं। ये कंपनियां सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर उत्पादन और बाजार दोनों पर अपना प्रभाव स्थापित करती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अगला प्रश्न नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ पे 27 प्रश्न दिया गया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। क्या था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हर वर्ष 25 से 30% क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट मॉडल पेपर से ही उठा के देता है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। फिर से मिलेंगे इससे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।